जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वन शॉट क्लास करने वाले हम लोग, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम का बहुत कम समय बच गया है दोस्तों। तो चलिए कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने की प्रयास करते हैं, पढ़ने की प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अपना पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है दोस्तों कि परावर्तन के कितने नियम हैं और परावर्तन के कितने नियम निर्धारित होता है। दोस्तों, यह सवाल 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, आपको बता दें कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। ठीक है ना दोस्तों। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दोस्तों एक कोई क्या है, पथ है दोस्तों। ठीक है ना। और यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है जिसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ से अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? परावर्तित हो जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है ना। और बीच में डाला गया क्या है दोस्तों? अभिलंब है। ठीक है दोस्तों। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को दोस्तों आई से सूचित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को दोस्तों आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना। यही दोस्तों कहा जाता है कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर में होता है। यानी दोस्तों आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो होती है परावर्तन के नियम से दोस्तों निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। दोस्तों, प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है यह पूछा गया है। तो दोस्तों प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। दोस्तों, दर्पण के सामने यानी दर्पण के आगे दोस्तों किसी भी दूरी पर स्थित दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, यानी सीधा दिखाई देता है, तो वह कौन सा दर्पण है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह सवाल आपके 2020 के एग्जाम में और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तल दर्पण में दोस्तों उत्तल दर्पण में कैसा कलई किया हुआ होता है और अवतल दर्पण में कैसा कलई किया हुआ होता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ से कलई किया हुआ रहता है। ठीक है ना दोस्तों। और अवतल में अंदर की ओर से। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण में अंदर की ओर से अवतल दर्पण में बाहर की ओर से कलई किया हुआ रहता है। ठीक है ना। और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर से कलई किया हुआ रहता है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के होते हैं। बताइए दोस्तों फटाफट से कमेंट करके। दोस्तों, दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। एक होता है समतल दर्पण, और दोस्तों समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। ठीक है ना। अगर आपको से बोला जाए दोस्तों कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ठीक है ना। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। दोस्तों, सवाल किया गया है कि निम्न में से किसका चाल प्रकाश की चाल अधिक होता है। दोस्तों, यह सवाल 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है कांच, बी पानी, सी लोहा, डी निर्वात। दोस्तों, अगर
निम्न में से बोला गया है दोस्तों, तो निम्न में से क्या होगा दोस्तों, निर्वात हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर हवा रहता दोस्तों, वायु रहता, तो वायु की अपेक्षा भी दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में निर्वात नहीं रहता, हवा रहता, तो उसका राइट आंसर हवा हो जाता। दोस्तों बात आती है कि कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बता दें कि निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल दोनों में एक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 5 नंबर, कह रहा है दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, कौन सी रेखा में गमन करती है दोस्तों, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यह सवाल 2017 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि तेलीय कागज होता है। दोस्तों यानी तेल में घिसा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज क्या होता है दोस्तों, तो वह पारभासी होता है। क्या होता है दोस्तों, पारभासी है होता है, उससे दोस्तों प्रकाश की किरणें धीरे धीरे पार कर पाती है। ठीक है ना, यह सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है ना दोस्तों, कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन का बात किया जाए या फिर अपवर्तन का, कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है ना दोस्तों, टॉपर बैच के लिए दोस्तों टॉपर बनना है इस 2025 में दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों और सारा वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट से चला करके देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को टॉपर बनने की क्षमता मिल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है ना दोस्तों। यह 2015 और 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है दोस्तों, तो परावर्तित किरण पुंज होगा दोस्तों आभासी होगा। कैसा होगा दोस्तों, आभासी नहीं दोस्तों, अभिसारी होगा। कैसा होगा दोस्तों, अभिसारी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। दोस्तों किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होता है दोस्तों, कितना होता है, तो दोस्तों m बराबर 1 होता है, यानी आवर्धन बराबर 1 होता है। ठीक है ना दोस्तों, +1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि आप लोग अभी बताइए दोस्तों हमें फटाफट से कमेंट करके, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आपको बता दें कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, और छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें दोस्तों, तो उत्तल दर्पण में। यानी अवतल में बड़ा बनता है और उत्तल में छोटा बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ठीक है ना दोस्तों, परावर्तन कोण का मान होगा। दोस्तों परावर्तन कोण का मान कितना होगा, यह पूछा गया है। दोस्तों परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा दोस्तों, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यह कोई सकता है इस पे कोई किरण लंबवत होती है तो कितने डिग्री पे कोण बनता है दोस्तों, तो 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। दोस्तों गोलीय दर्पण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो r बराबर 2f होता है। ठीक है ना दोस्तों, f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर में 2f लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया दोस्तों तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दोस्तों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु तो कहाँ बनेगा? तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर हो जाएगा। ठीक है? अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं दोस्तों तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भैया क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है ना दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। सीधा मतलब काल्पनिक और वास्तविक मतलब उल्टा। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? दोस्तों कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा सवाल की हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों यह सवाल 2017 और 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों? तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनाता है दोस्तों? तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना? दोस्तों उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए दाढ़ी बनाने में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर जान लेते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अपसारी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी होता है। ठीक है ना? और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। अवतल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है ना? और अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों? उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों इसमें अवतल दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण में एक फोकस होता है। ठीक है? और दोस्तों उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी भी कहते हैं। ठीक है? और अवतल लेंस को दोस्तों अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना? इसमें दो फोकस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों कहा गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल अवतल लेंस का होता है। ठीक है ना दोस्तों? सर्च लाइट में परावर्तक सतह अवतल अवतल लगा होता है। ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दोस्तों आप लोगों को हम बताए थे अभी अभी कि डॉक्टरी के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो वहां पे अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां ले लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने दोस्तों कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया हमें कमेंट करके बताएं क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है दोस्तों? 6 चैप्टर पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा होता है विद्युत चुंबकीय विद्युत धारा होता है। ठीक है ना दोस्तों? और पांचवा होता है चुंबकीय प्रभाव, छठा ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों 6 चैप्टर पढ़ना है आपको यहाँ से। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे ज्यादा किस चैप्टर में दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोग
जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बात किया जाए दोस्तों, तो पहला दूसरा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना दोस्तों, और चौथा चैप्टर इम्पोर्टेंट रखता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों 19 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, कैसा है दोस्तों, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों यह सवाल 2018, 19 और 24 में किया गया है, ठीक है ना। दोस्तों यदि किसी बिंब, बिंब कहने का मतलब वस्तु होता है, क्या होता है, वस्तु होता है ना। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है ना, जिसका वक्रता त्रिज्या दोस्तों 32 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है फोकस दूरी ज्ञात करने का, F बराबर R/2, जहाँ पे वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बटे में 2 है, काटते हैं दोस्तों तो 16 बचता है। कितना बचता है दोस्तों, 16 बचता है प्लस के, ठीक है ना, तो प्लस 16 सेमी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से भी आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, तो वीडियो में बने रहे, ठीक है ना। दोस्तों शेयर का संख्या बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम आदमी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर किए हैं। फटाफट से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग पाश्चात्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। दोस्तों किस दर्पण का उपयोग दोस्तों पीछे देखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों पीछे देखने के लिए किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों उत्तल दर्पण को आप लोग देखेंगे ज्यादातर कहाँ, तो गाड़ी में लगा हुआ, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी वस्तु की दूरी ली जाती है दोस्तों ऋणात्मक ली जाती है। कैसा लिया जाता है दोस्तों, तो ऋणात्मक लिया जाता है। यह चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या है सवाल की निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों क्या कहा गया कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस होता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों हमेशा प्लस होता है यानी धनात्मक होता है। दोस्तों दर्पण हो या फिर लेंस हो, उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों में कैसा होता है दोस्तों, फोकस दूरी तो धनात्मक होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है। दोस्तों अग्रदीप यानी आगे हेडलाइट में, ठीक है ना दोस्तों, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। गाड़ी में दोस्तों देखे होंगे हेडलाइट आप लोग दो लगा हुआ रहता है, ठीक है ना दोस्तों, दो लाइट लगा हुआ रहता है। उसमें कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। और वही साइड मिरर का बात किया जाए दोस्तों, तो उसमें अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण लगा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना भैया, कह दिया ना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। कितना होती है, अनंत होती है। ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। दोस्तों सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए दोस्तों,
ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो दोस्तों आपको बताए थे हम कि वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब और प्रतिबिंब जो होता है ना दोस्तों उल्टा बनता है और वास्तविक और समान आकार का बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल 27 नंबर कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। मस्ट बीवीआई प्रश्न है दोस्तों, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। 2011, 15 और 16 और 21 में यह सवाल किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है भैया, क्या कह रहा है सवाल, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है। फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं, तो एफ से सूचित करते हैं, है ना दोस्तों। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, क्या दोस्तों, वक्रता त्रिज्या आर है दोस्तों। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना, आर है तो निम्नलिखित में से संबंध सही होगा। दोस्तों आप लोगों को बताए थे कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है ना, फोकस बराबर आर बाई टू होता है, यानी कि आर बराबर 2f हो जाएगा। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 29 नंबर, बहुत ही मस्ट वीवीआई सवाल है ना। तो चलिए देखते हैं, सवाल कह रहा है दोस्तों कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं हासित होता है। हासित कहने का मतलब छोटा होता है। ठीक है ना दोस्तों, जहां उत्तल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो दोस्तों, तो इसमें प्रतिबिंब जो होगा वह छोटा बनेगा। ठीक है ना, काल्पनिक कहने का मतलब सीधा होता है, वास्तविक मतलब उल्टा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग बने रहे दोस्तों क्लास में, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहें, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दोस्तों छोटा का बात है ना, तो उत्तल दर्पण से दोस्तों हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और समतल से बराबर होता है। ठीक है ना दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में दोस्तों, तो लाइक के बटन को दोस्तों आप लोग तोड़ फोड़ कर मरोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइक की संख्या यहाँ पे कम दिख रही है। ठीक है ना, तो दोस्तों हम इतना मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, तो आप भी दोस्तों हमारे लिए एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। भैया अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है, तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसा होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना दोस्तों, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है आपके सामने में है 32 नंबर, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। दोस्तों 2018-2022 में यह सवाल पूछा गया दोस्तों कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गोलीय दर्पण के द्वारक। दोस्तों दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि दर्पण सूत्र है। बहुत मस्त बेबी सवाल है दोस्तों, यह सवाल 2025 के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। आपको बता दें कि दर्पण का सूत्र और लेंस सूत्र दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं है दोस्तों जिसमें यह दोनों में से कोई सवाल पूछा नहीं है ना। दोस्तों आपको बता दें कि 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों लेंस की बात किया जाए दर्पण लेंस का, तो यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f हो जाता है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर एग्जाम पास करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को रिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। कहा जाता है कि रिवीजन हो गया तो समझो कि रिजल्ट हो गया, है ना।
तो रिवीजन बहुत जरूरी रखता है अपने एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, साढ़े 400 लाने के लिए नंबर दोस्तों आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपको स्कूल टॉपर बनना है या प्रखंड टॉपर, जिला टॉपर या फिर बिहार टॉपर, आप लोग फटाफट से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप लोग बता सकते हैं कि कितना देर आप अपने अपने घर पे पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, शहजाद स्टडी सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां से आप लोग पढ़ करके क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर या फिर प्रखंड टॉपर, बिहार टॉपर की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत जारी रखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि दोस्तों किसी गोलीय दर्पण, क्या दोस्तों किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। दोस्तों कहा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों प्लस 20 सेंटीमीटर है यानी धनात्मक है, ठीक है ना दोस्तों। माइनस रहता तो ऋणात्मक। तो दोस्तों दर्पण अगर प्लस में है ना तो दोस्तों समझ लेंगे कि यह उत्तल होगा, अगर लेंसो प्लस में रहता तो समझ लेते कि यह भी उत्तल है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने में अगला सवाल है कि किसी उत्तल, क्या है दोस्तों, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह चिन्हों के द्वारा ऋणात्मक मानी जाती है ना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना भैया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि अवतल दर्पण में, क्या दोस्तों, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्या दोस्तों, बनाने के लिए वस्तु को कहा जाता है, रखा जाता है दोस्तों। कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है ना। फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो में मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, क्या है सवाल दोस्तों, देखते हैं उसको। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से यानी इनमें से दोस्तों किस दर्पण के द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों समतल दर्पण के द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल दर्पण से भी दोस्तों, अवतल दर्पण से भी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, क्या है सवाल उसको देखते हैं। भैया आपके सामने में एक सवाल है, क्या है कि फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि F बराबर R/2 होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों R बराबर देखा जाए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है फोकस दूरी की दिया हुआ दोस्तों। तो F बराबर R/2 हो जाए, R बराबर 2 हो जाएगा। 2 गुने कितना होगा दोस्तों, 2F है, ठीक है ना। तो 2 इंटू F का मान कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी माइनस के 20 सेंटीमीटर यानी -40 हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा -40। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि दोस्तों सवाल कह रहा है कि आंख, नाक, गला की चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। दोस्तों आंख, नाक, कान, मुंह ये सब देखने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, हमने बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए भैया अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यह सवाल 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण में दोस्तों आवर्धन का मान 1 से कम यानी 1/2 होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। दोस्तों अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, तो छोटा, सीधा और आभासी तीनों होता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को दोस्तों आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर ले दोस्तों, क्योंकि आप सभी एक साथ मिलकर के क्लास को करें, ठीक है। दोस्तों कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो
प्रतिबिंब होगा दोस्तों, आधा भाग टूट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आधा भाग ही बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, आधा ही बनेगा जब प्रतिबिंब, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि कोई यह आदमी है, क्या दोस्तों, यह आदमी मान लीजिए आप है, और इसका ऊपर वाला भाग क्या हो गया, टूट गया है, क्या हुआ, टूट गया, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रतिबिंब तो आधा ही ना बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आधा बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण आवर्धन ऋणात्मक होगा यदि दोस्तों वस्तु का मान होगा दोस्तों +10 सेंटीमीटर से अगर कम है दोस्तों तो उसका फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों, फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों, तो आवर्धन धनात्मक होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे और कह रहा है क्या दोस्तों कि फोकस दूरी ध्रुव की ओर आने पर दोस्तों अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, कितना होता है यह पूछा गया है ना दोस्तों। क्या कह रहा है कि फोकस से ध्रुव और फोकस से ध्रुव की ओर दोस्तों आने पर, फोकस से कहाँ कहाँ आने पर दोस्तों, ध्रुव की ओर आने पर दोस्तों अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होगा यह पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, तो एक दर्पण बना हुआ है, यहाँ से प्रधान अक्ष जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे फोकस है दोस्तों जहाँ पर वस्तु है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ ध्रुव पी है, ठीक है ना, जहाँ से प्रधान अक्ष मापी जाती है, सेंटर से ध्रुव से मापी जाती है ना दोस्तों। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति बढ़ता है, ठीक है ना, और कहाँ तक जाता है, ध्रुव तक जाता है, तो दोस्तों मान बढ़ता है, क्या होता है दोस्तों, मान बढ़ता है, ठीक है, अवतल दर्पण में रहे तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 45 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे और कह रहा है दोस्तों कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, कैसा है भैया, तो सीधा है, ठीक है ना, तथा बढ़ता जा रहा है, क्या होता जा रहा है दोस्तों, बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति दिशा है दोस्तों फोकस से ध्रुव की ओर होगा, किधर होगा दोस्तों, फोकस से ध्रुव की ओर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर एक दर्पण है, ठीक है ना, अवतल दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण में बाहर की ओर से दोस्तों कलई की ओर आता है, ठीक है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है दोस्तों। यहाँ पर अवतल दर्पण है और यहाँ पर दोस्तों प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष दोस्तों, और ये रहा आपका क्या, तो फोकस, ठीक है दोस्तों। और अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है, चींटी रखा हुआ है, यहाँ से दोस्तों दूरी तय करता है, कहाँ तक जाएगा, तो ध्रुव तक पी की तरफ जाएगा, ठीक है, ध्रुव पी की तरफ, यानी फोकस से ध्रुव की ओर जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है, 46 नंबर सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, फटाफट से कमेंट करके बताएं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है ना दोस्तों। कहावत में कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, क्या दोस्तों, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल हुए। यानी कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि हमें कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कोई माली भी है दोस्तों, एक पौधा रोपता है तो उसको जरूरी नहीं है कि एक दिन सिंचाई किया, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना सिंचाई किया और उसको फल देना प्रारंभ हो जाए, नहीं दोस्तों, जब तक उसका समय सीमा नहीं होती है तब तक वह फल देना स्टार्ट नहीं करता है। तो दोस्तों हम लोगों का भी एग्जाम का टाइम आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, आप लोगों का भी सफलता का रिजल्ट जरूर आपके सामने में आएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप मेहनत कीजिएगा उस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है दोस्तों। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा दोस्तों किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए दोस्तों प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दोस्तों दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापने की जरूरत है और दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी यानी दोनों को मापने की जरूरत है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भैया अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और आप देख रहे हैं दोस्तों शहजाद स्टडी सेंटर, ठीक है दोस्तों। सवाल कह रहा है कि किस दर्पण में
दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है भैया। यानी सदैव सीधा यानी हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में होता है? फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों, हम आपका कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल हो जाएगा, है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता है खत्म, और यहां से अब स्टार्ट होता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। क्या दोस्तों? फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। यहां से दोस्तों आप लोगों को क्लास 10 की तैयारी करने के लिए बहुत ही मदद मिलने वाली है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि वो भी क्लास से जुड़ पाए और बहुत सारे ज्ञान ले सके, है ना। दोस्तों यहाँ से वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है।